हेलो मेरे प्यारे झारखंड के साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोले तो हिंदी में इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, और स्थिर विद्युत की का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर का आज हम 7th क्लास आप लोग के बीच लेके आए हैं। तो 7th क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले भाई, थोड़ा आपको इंट्रो देते हैं, ठीक है। तो 7th क्लास से पहले आपने क्या पढ़ा था, 6th क्लास, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो 6th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था, 6th क्लास में आपने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके बाद आपने देखी थी परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या देखा था, कूलम्ब्स के नियम जो है, उनकी सीमाएं क्या होती है, ये सारी चीजों को आपने कल की क्लास में डिस्कस किया था, और भी सारी चीजें होती थी। अब हम आज की क्लास में क्या बताने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ जो होता है उसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो सारी चीजों को आपको बताने वाले हैं हम। और उसके बाद आपको बताने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, और रिलेटिव परमिटिविटी, अगर बात करें रिलेटिव परमिटिविटी का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सब का रिलेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, सारी चीजों को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगानी है, आपको हेडिंग लगानी है आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या, यानी कि निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है निरपेक्ष विद्युतशीलता का। निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो ये निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है भाई, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहता है कि निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को हम लोग नाम दे देते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता का डिफिनेशन याद रखना बहुत इजी है कि निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिखिए यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता तथा मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ओके, और इसको डिनोट किस चीज से किया जाएगा भाई, इसको डिनोट किया जाएगा एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि इसे एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित की जाती है। ये डिफिनेशन सिंपल है, इसमें समझाने जैसा कुछ है भी नहीं है। डिफिनेशन सीधा आपको याद रखना है, किसी निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को हम लोग नाम देते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। ओके, और इसको नोट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन स्क्वायर पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका एप्सिलॉन नॉट का मान। अगर बात करें आपको ये मान ना देके, अगर फर्मी पर मीटर आपको अगर दे दे, इसका मतलब न्यूटन स्क्वायर पर कूलम पर मीटर स्क्वायर ना देके अगर आपको फर्मी पर मीटर दे दे, तो वो भी मान आपका सही है। आपने देखा होगा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड होगा, आपने ये चीजें जरूर देखी होगी, ये क्वेश्चन पूछा ही गया होगा इतने सालों तक में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बोर्ड के लिए। तो आपको इस चीज को एक बॉक्स में घेरना है और इसमें डबल स्टार मार्क करके आपको घोट के पी जाना है। मेरा कहने का मतलब है, इसको मतलब बहुत ही इजी तरीके से सारी चीजों को याद करना है। ओके, तो ये चीजें आपको याद करनी ही होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर आपको जहां ये ऑप्शन मिल जाए तो वो ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। देखिए, इसके साथ अगर न्यूटन स्क्वायर पर कूलम पर मीटर स्क्वायर ना देख के अगर आपको फर्मी पर मीटर दे दे, तो वो भी वैल्यू सही है। इस तरह उलझाता है बिहार बोर्ड में। भले बिहार बोर्ड का आपको क्वेश्चन 200 लगेगा, बट उसमें क्वेश्चन जो पूछता है ना, बहुत उलझा के पूछता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए ये कभी ज्यादातर यही दिखेगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली। अब आपको नेक्स्ट चलना है, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और इस चीज को आपको भूलना नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आपको याद करना है इस चीज को, ठीक है। तो अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं। अब आपको हेडिंग क्या लगानी है, अब आपको हेडिंग लगानी है सापेक्ष विद्युतशीलता।
सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। देखो, परमिटिविटी को तो हम जानते हैं डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से, और रिलेटिव का बात करें यानी कि आर, इसलिए इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाएगा। आपने समझ गया। अब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल होता है कोई माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता का अगर आप रेशियो कर देते हैं तो उस चीज को हम लोग नाम दे देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या इसका डिफिनेशन क्लियर हुआ। इसका डिफिनेशन कहता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, बहुत ही इजी है इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन लिखना है आपको, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर हो गया इसका डिफिनेशन। सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आपने सापेक्षिक विद्युतशीलता का डिफिनेशन तो बहुत ही इजी तरीके से क्लियर कर लिया भाई। और इसको डिनोट किसे किया जाएगा अभी तुरंत बताएं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि इसे एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित की जाती है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम, यानी कि कोई भी माध्यम है, और एप्सिलॉन नॉट कोई भी माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो इस चीज को भी आपको एक बॉक्स में घेरना है और इसको भी आपको याद करते चलना है। ठीक है, तो फिर जितना भी बॉक्स वाला फॉर्मूला आपको बताऊंगी वो सारे फॉर्मूले को आपको याद करते चलना, आगे बहुत कम आएगी। ठीक है, तो आपने ये बहुत सारी चीजों को क्लियर कर ली। अब हम इस को क्लीन करते हैं और आगे ले चलते। अगला आपका टॉपिक हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युत नियतांक। ओके, तो इस चीज को आप फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं। ओके, आपने इसका डिफिनेशन तो बहुत ही इजी तरीके से क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, यानी कि परावैद्युत नियतांक क्या होती है। तो आपको हेडिंग लगानी है यहाँ पे परावैद्युत नियतांक। तो ये परावैद्युत नियतांक क्या होता है भाई। परावैद्युत नियतांक होता है किसी निश्चित दूरी पर किसी निर्वात में लगने वाला बल या फिर माध्यम में लगने वाला बल, इनका रेशियो कर देते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि इसको डिनोट किस चीज से किया जाएगा भाई, के से डिनोट किया जाएगा। तो के कहता है कि अगर आप हमको किसी भी निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल को अगर आप रेशियो कर देते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उस चीज को हम लोग नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या इसका डिफिनेशन ऐसे बना सकते हैं हम, किसी निश्चित दूरी पर निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो आपने ये सारी चीजें क्लियर कर लिया, अब उसको इसका डिफिनेशन लिखना है। तो हम इस चीज को करते हैं क्लीन और इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो आपको डिफिनेशन क्या लिखना है, किसी निश्चित दूरी पर निर्वात में लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में लगने वाली बल को माध्यम में लगने वाला बल को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। ये जो टॉपिक है परावैद्युत नियतांक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे वीवीआई कर लीजिए। ठीक है,
क्या पता इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछ दे। ओके, तो आप इस चीज को वीवीआई कर लीजिए क्योंकि बहुत सालों से नहीं पूछा गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट तो बनता है ये क्वेश्चन। तो अब इसको समझ लेते हैं कि इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है भाई। तो आप यहाँ पे लिखिए इसे के द्वारा सूचित की जाती है। अब आपको क्या समझना है? अब आपको समझना है कि k इज इक्वल टू एफ नोट बाय एफ एम ये होता है। ठीक है, तो आपने ये भी समझ गया कि k इज इक्वल टू एफ नोट बाय एफ एम किस तरह होता है। तो एफ नोट बाय एफ एम यानी कि इसका रेशियो कर देते हैं, तो वही तो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है भाई। तो इसको भी आपको एक बॉक्स में घेर लेना है और इस चीज को आपको याद करते चलना है। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी सारे फॉर्मूले मैंने बॉक्स में घेरी है वो सारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सारे फॉर्मूले को याद करते चलना है। ओके, तो आपने ये सारी चीजें समझ गई। अब आपको क्या करना है, इसके आगे चलना है और वो अगला टॉपिक होगा आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, इन सब के बीच का रिलेशन क्या आता है वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, तो इस चीज को हम करते हैं क्लीन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को क्लीन कर देते हैं। अब आपको हेडिंग लगानी है स्टार मार्क देखकर, परावैद्युत नियतांक तथा सापेक्षिक विद्युत शीलता के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड आपको क्या करना है, रिलेटिव परमिटिविटी, इन सब का क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो आप रिलेशन फटाक से निकाल सकते हैं। अभी आपने ताजा ताजा क्या पढ़ा, आपको क्या पता है? अभी अभी मैंने ताजा ताजा पढ़ा कि मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि k इज इक्वल टू एफ नोट बाय एफ एम होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसका? हम जानते हैं कि k इज इक्वल टू एफ नोट बाय एफ एम होता है। अगर हम आपको बोल दे कि एफ नोट इज इक्वल टू, आप क्या लिखिएगा? तो आपने अगर लेक्चर 6 आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एफ जो होता है कूलम्ब्स का नियम, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ नोट दिया है तो एप्सिलॉन नॉट वाला आपको मान लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखिए एफ नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तथा अगर आपको एफ एम का मान पूछा गया है तो आप यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आपको यहाँ पे लिखना है एप्सिलॉन m। ठीक है, और इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। आपने समझ लिया ये सारी चीजें। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला में आपको सेट करना है। तो आप k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद बट्टे देखिए आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये आपका Q1 Q2 खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर ले 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा। अब क्या बचा आपको, सिंपल सा बचा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय एफ एम, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो इतने सारी चीजें आपकी बची। अब क्या करते हैं, आपको जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका ऊपर चले जाता है और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाते हैं। आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, तो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। तो आपका लास्टली क्या निकलता है, ये वैल्यू निकल के आता है रिलेशन इनका। तो रिलेशन अगर आपसे पूछे तो आपको क्या लिखना है, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो किस तरह हुआ आपने तो समझ गए ये सारी चीजें। अब क्या करना है, इस चीज को आपको एक बॉक्स में घेर लेना है और ये रिलेशन आपको पूरा रिवीजन करते चलना है। ठीक, और एक बात आपको पता होना चाहिए, वो बात क्या है भाई, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसका होता है, ये मान जो होता है आपका, ये मान निकल के आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी में आपने पढ़ा होगा, मैंने जस्ट इसके पहले बताया कि एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट का अगर आप रेशियो करते हैं तो उस चीज को हम क्या नाम देते थे, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यानी कि सापेक्षिक विद्युतशीलता। ओके, सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो क्या करते हैं, अब
ई एम बाय ई नॉट जो लिखा हुआ है उस जगह पे हम क्या लिखते हैं, उस जगह पे हम लिख देते हैं ई आर, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और एक स्टेप आप आगे करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इज इक्वल टू देखिए, आप यहाँ पे के इज इक्वल टू ई आर यानी कि एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो आपने समझ गई ये सारी चीजें को। अब आपको क्या करना है, इसको नोट करना है फटाफट, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। ओके, अब हम इस चीज को क्लीन करते हैं। आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अभी हम 1 मिनट में लेके आए। ओके, 1 सेकेंड लगा हमको आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लाने के लिए। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। यहाँ पे जो है टोटल मैंने 4 क्वेश्चन लाए हैं। आप वो 4 में से कोई 3 क्वेश्चन बनाऊंगी और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या कहता है भाई, कूलम्स लॉ का ये न्यूमेरिकल है। ओके, तो कूलम्स लॉ का फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है, नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्या है ये, वायु में एक दूसरे वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोला, क्या बोला गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोला है भाई। ठीक है, तो इस पर क्या हो रहा है, क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आवेश हैं। ठीक है, उनके बीच बल क्या होगा। उनके बीच का आपको बल पूछा है कि उनका बीच का बल क्या होगा। क्वेश्चन आप फिर से एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोला पर क्रमशः 2 गुना 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 गुने 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, उनके बीच का बल क्या होगा। तो आपको क्या निकालना, फोर्स निकालना। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इसके लिए चीजें आपने पढ़ी, वही फॉर्मूला में आपको सारी चीजें पुट करती हुई चली। सबसे पहले आप लिखिए, यहाँ पे दिया है लिखते हैं। उसके बाद जस्ट आपको उसके नीचे से क्या लिखना है, उसके नीचे से आपको लिखते चलना है। उसके जस्ट नीचे से आपको लिखना है यहाँ पे कि मेरा रेडियस जो है वो रेडियस दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, अगर आपको मीटर में करना होगा चेंज तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 अगर 100 से इसको भाग दे देते हैं तो ये मेरा मीटर में चेंज हो जाता है। तो आप जैसे इसको 100 से डिवाइड करते हैं 30 गुना 10⁻⁻2 हो जाता है। तो हम इसको नहीं कटाएं क्योंकि आगे मेरा काम आ जाएगा, इसलिए हम इस चीज को नहीं कटाए हैं। देखिए, अगर हम आपको बताना चाहें तो वो कैसे मैंने की, वो अभी सारी चीजें आपको मैं डिस्कस कर देती हूँ। देखिए 2 0 है यानी कि 10 टू दी पावर यहाँ पे क्या है 2 है। जैसे ही 2 को आप ऊपर लिख जाते हैं तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके आपका क्या हो जाता है नेगेटिव। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये सारी चीजें आपको पता चल गया कि कैसे सेंटीमीटर से मैंने मीटर में इसको चेंज किया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है यहाँ पे चार्ज का। चार्ज आपको Q1 कितना दे रखा है भाई, वो चीजें आप लिखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, थोड़ा इधर करके लिख दीजिए क्योंकि उधर मेरा बनेगा नहीं, क्योंकि अटना भी चाहिए ना। अगर अटेगा नहीं तो फिर अभी तो आपने देख लिया कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 30 गुने 10⁻⁻2। तो अभी तो मैंने आपको सारी चीजें करके दिखा दी कि कैसे होगा। ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा। तो आपने समझ गए मीटर में कैसे चेंज हुआ। अब आपको क्या करना है कि Q1 इज इक्वल टू जो दिया है वो वैल्यू पुट करनी है। Q1 इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम दिया है और Q2 इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। ओके, तो आपको दिया गया है यहाँ पे Q1 Q2। तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक जानते हैं। अगर हम बोले कि ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आप उसकी जगह पे 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू होता है। तो आपने समझ लिया कि ये वैल्यू होता है, तो इंटू अब आपको क्या करना है, Q1 एंड Q2 की जगह पे आपको जो चीजें दी गई है वो चीजें कमांड पुट करना है। 2 इंटू 10⁻7 दिया गया है और इंटू 3 इंटू 10⁻7 आपको दिया गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसका डिस्टेंस, यानी कि दूरी कितना है। भाई दूरी दिया गया है आपको 30 गुने 10⁻2, इसका क्या है, होल स्क्वायर का किया गया है। तो f इज इक्वल टू, जैसे आप करते हैं तो 9 इंटू 10⁻9 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 6 इंटू ये -7 ये जुट के क्या आ जाता है पावर, ये जुट के पावर आ जाएगा 10⁻14। ओके, अब बात कर लेते हैं नीचे का। तो जैसे आप 30 का स्क्वायर करते हैं तो ये चीजें क्या हो जाती है 900 और इंटू 10 टू दी पावर ये क्या हो जाएगी -4, क्योंकि ये -2 है और इसका इस भी स्क्वायर करना है तो ये 10 टू दी पावर -4 हो जाता है। तो ये 9 से आपका 9 खत्म, 9 से 9 आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 10 टू दी पावर माइनस जो 4 है उसको इससे कटाना। जैसे आप इसको कटाएं तो ये यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये 10 टू दी पावर क्या आ गया आपका -10 आ गया। ओके, तो आप और एक स्टेप में लिख दीजिए कि f इज इक्वल टू, अब मेरा ऊपर में 10 टू दी पावर 9 और नीचे अब मेरा 10 टू दी पावर -2 बचा और इंटू 6 और इंटू 10 टू दी पावर -10। तो आप जैसे ही यहाँ पे आपका +10 का आपको यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। कैसे? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सब 9 से 9 तो ये कट गया भाई, तो बचा क्या मेरा यहाँ पे 100 बचा। आप 100 भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, अब आपको यहाँ पे जो 10 टू दी पावर -10 है और ये 10 टू दी पावर 9 है उसमें आपको माइनस करना है। तो आप जैसे ही इस चीज को माइनस करते हैं 6 इंटू 10 टू दी पावर आपको क्या जाता है -1। अब आप चाहे तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ 10 टू दी पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 का बात क्या है। और एक स्टेप आप करना चाहे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6 इंटू 10 टू दी पावर -1 और इसको जैसे ही आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये 10 टू दी पावर -2 हो जाता है। लास्टली आपका वैल्यू निकलता है 6 इंटू 10 टू दी पावर -3, इतना न्यूटन। तो आपने समझ गया ये न्यूमेरिकल को बहुत ही इजी तरीके से, आप चाहे तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि मैंने क्या यहाँ पे वैल्यू पुट की और सारा जो कटा के फटा के लास्टली मेरा ये वैल्यू बचता है। ठीक है, तो आपने समझ गया ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है जैक बोर्ड में, आप प्रीवियस ईयर में मिलाना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ मैं और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बता चुकी हूँ पीछे, तो आप चाहे तो वो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। आपको सारी चीजें, सारे न्यूमेरिकल के एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आपने यहाँ से यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल को क्लियर कर लिया। आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो भी आपको अगला न्यूमेरिकल का एक छोटा सा टाइप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम इस चीज को क्लीन करते हैं। अब आपका ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच, देखते हैं भाई कोई दो बिंदु आवेश हमको नहीं पता, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 2 देखिए, आपको लिखना है कि यदि दो बिंदु, हम क्वेश्चन लिखे तो हम क्वेश्चन जैसे आपको समझाना चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेसिंग हमको आता है, इसका प्रोसेस करके हम बना सकते हैं, वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर तो हम आपको बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ट्राई करते चलना है। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाली बल क्या हो जाएगी भाई, तो उनके बीच का फोर्स कितना लगेगा। आपने पढ़ा है कि F इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर का। आपने देखा है कूलम्ब्स लॉ में कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। अब आपको यहाँ बोला क्या गया क्वेश्चन में हमको यहाँ पे तो कोई चार्ज वार्ज का कुछ बात तो नहीं किया गया है भाई कि यहाँ पे चार्ज को आधा कर दो, इसका दो गुना कर दो, चार्ज वार्ज का नहीं किया है, तो हमको डायरेक्ट बोला है कि दूरी का आपको क्या करना है, आधा करना है। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का। ठीक है, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जो है उसके जगह पे क्या बोला है, उसको आप आधा कर दो। उसको जैसे ही हम आधा किए यानी कि 1/2 कर दो, तो इसका आप जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय, आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आ जाता है 4। तो आप जैसे इसको ऊपर लेके जाते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 आ जाता है। यानी कि अगर बल पूछेगा तो बल कितना गुना हो जाएगा, वो बल आपका 4 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपसे ये क्वेश्चन बना तो आप क्या आंसर दीजिएगा, बना या फिर नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो या फिर नहीं। बस क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर का बात कर रहा है या फिर Q1 Q2 का बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली। अब हम आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर लेके चलते हैं। ओके, ये बहुत फिद्दू सा न्यूमेरिकल था। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। थर्ड न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए और यहां लिखिए समान परिमाण वाले दो बिंदु आवेशों समान परिमाण वाले दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली बल F है। ठीक है भाई, हमको फोर्स दे दिया है। यदि यदि इनके आवेशों को आधी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा। क्वेश्चन समझिए आप लोग। देखिए, समान परिमाण वाला दो आवेश है भाई। ठीक है, दो आवेश भाई Q1 Q2 ले सकते हैं आप, और उनके जो फोर्स है वो आपको दे दिया गया है F। आपने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा है, आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो Q1 एंड Q2 का आपको फटाफट लिखना है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब बोले चार्ज को क्या कर दिया जाए, चार्ज को अगर आप आधा कर दें तो ये नया बल क्या होता है। तो देखते हैं भाई नया बल क्या निकल के आता है। तो आप जैसे ही 1/2 करते हैं तो आपका ये नया बल क्या हो जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4। ठीक है, तो आपका नया बल 1/4 हो जाएगा जब आप उन दोनों आवेशों को आधे कर देते हैं तब। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो आपको क्या आंसर टिक करना है कि उनका जो फोर्स होगा वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारे चीजें। हाँ, आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल देते हैं और वो न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिए कितना इजी है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है और ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल बताई वो आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स में। ओके, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताते हैं। और वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका होमवर्क होगा, वो चीजें मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगी। ठीक है, कैसे करना है वो चीजें मैं बता दूंगी और आपको सॉल्व करने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इस चीज को हम करते हैं क्लीन। अब बात कर लेते हैं आपका फोर्थ न्यूमेरिकल का कि आप उस चीज को बनाएंगे कैसे। तो फोर्थ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फोर्थ न्यूमेरिकल का आपको क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि समान परिमाण वाला दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली बल F है।
यदि इनके आवेशों को दोगुनी कर दी जाए तथा दूरी आधी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो इसमें फॉर्मूला आपको क्या सेट करना है वो फॉर्मूला को मैं बता देती हूँ, आपको उसमें सेट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बाय R स्क्वायर। अब आपको जो जो करने बोला है वो सारे चीजों को आप कर लीजिए, और सारे चीजों को करने के बाद आपका लास्टली जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नहीं बचा है तो फिर से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला है समान परिमाण वाला दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल F है, दे दिया है। यदि इनके आवेशों को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो इनका दूरी को भी आप आधे कर देते हैं, तब आपको नया बल क्या निकलता है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप नया बल निकाल के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, उसके बाद मैंने क्या देखा भाई, उसके बाद मैंने देखा एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में बहुत इजी तरीके से समझा। उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके बीच रिलेशन को देखा, एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए, उसके बाद फिर मैंने बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। तो आज का क्लास ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।